Geography, Chapter 2, Natural Resources, Land, Soil and Water. In the first chapter, we will discuss about the natural resources, and the natural resources are classified on the basis of three types: natural resources, human-made resources, and human resources. We have discussed about natural resources in last chapter. Today, we will discuss about the land resources. So, the next chapter name is natural resources, land, soil and water. In this chapter we will discuss about the land, soil and water resources. So first let's start with the land resources. Land cover about 29% of the total surface area of the earth. It is the most important gift of the nature. So land only cover 30% of the total area of the earth's surface. 90% of bird population live only on the 30% of the land area, and remaining 70% of the land is either sparsely populated or uninhabited, मतलब वहाँ लोग रहते ही नहीं हैं. So land is unevenly inhabited due to the various factors of land and climate. Various factors of land are climate, water, fertility of soil and etc. Normally, the sparsely populated or uninhabited areas, because of rough topography, steep slopes of the mountains, low-lying area susceptible up to water logging, deserted areas and thickly forested areas. देखिए ये जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों का, मतलब कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है कहीं पे पॉपुलेशन नहीं है, उसके पीछे रीज़न है आपका वेरियस फैक्टर होते हैं लैंड के. जैसे क्लाइमेट होता है, उस लैंड की टोपोग्राफी होती है, वाटर फर्टिलिटी होती है, लॉट्स ऑफ फैक्टर आर देयर. जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड के, उनकी खास बात क्या है? दे हैव द मेन थिंग इज़ कि या तो वो प्लेन्स पे हैं या वहाँ पे नियर रिवर वैलीज हैं, मतलब रिवर वगैरह हैं जो उन्हें सुटेबल लैंड प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर के लिए. So availability of rich and fertile land make it suitable for living and a huge population resides on it. देखिए जितनी ज़्यादा आपकी लैंड रिच होगी, मतलब फर्टिलिटी ज़्यादा होगी और रिच सॉइल होगी या रिवर के पास होगा, उतना ज़्यादा पीपल्स को कन्वीनियंट होगा, सुटेबल होगा वहाँ रह के रहना. इसलिए ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन लिव्स नियर बाई द रिवर वैलीज. मिनरल, देखिए मिनरल्स होने चाहिए, वाटर रिसोर्सेज चाहिए, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल चाहिए, गुड टोपोग्राफिकल कंडीशन चाहिए. ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं एक अच्छी लैंड के लिए. ठीक है. लैंड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो लैंड यूज़ रेफर टू द यूज़ ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पस. देखिए लैंड का यूज़ डिफरेंट पर्पस के लिए होता है, आप भी जानते हैं. एग्रीकल्चर के लिए होता है, फॉरेस्ट्री के लिए होता है, माइनिंग के लिए होता है, बिल्डिंग घर बनाने के लिए होता है, रोड्स है, कोई भी इंडस्ट्री सेटल करनी है उसके लिए भी आपका लैंड का यूज़ होता है. तो लैंड तो बहुत ज़्यादा, तो ये लैंड तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. लैंड के ऊपर तो वॉर हो जाते हैं, कंट्री लड़ लेती हैं, भाई भाई का मर्डर कर देता है, सिर्फ किसके ऊपर? ज़मीन के ऊपर. फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज़ आर ऑफ टू टाइप्स. देखिए दो तरह से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक लैंड के यूज़ को. एक होता है फिजिकल फैक्टर, एक होता है ह्यूमन फैक्टर. तो फिजिकल फैक्टर क्या होता है? फिजिकल फैक्टर में टोपोग्राफी आती है, सोइल आता है, क्लाइमेट आता है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. मतलब वाटर कितना अवेलेबल है आपका. ह्यूमन फैक्टर में आता है पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, कितनी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है. So on the basis of ownership, land can be classified as private और community land. अब देखिए ओनरशिप के बेसिस पे लैंड को क्लासीफाई करा गया है. देखिए प्राइवेट लैंड है या कम्युनिटी लैंड है. तो प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और फैमिली मेम्बर एंड इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस लाइक हाउस,
इज़ ए प्राइवेट लैंड। जैसे प्राइवेट लैंड से आप समझते हैं कि इंडिविजुअल खरीद सकता है, वो प्राइवेट लैंड होती है। कम्युनिटी लैंड होती है जैसे कि कॉमन यूज़ के लिए, जैसे कि आप जैसे सोसाइटी लाइक कलेक्शन ऑफ फूडर फ्रूट्स नट्स और मेडिकल हर्ब्स। जैसे मार्केट होता है तो वो कम्युनिटी की लैंड है। मार्केट में क्या है, आप जाएंगे कुछ सामान ले लेंगे तो कम्युनिटी की लैंड है, आपको कोई ये रोकेगा नहीं कि आप मेरी दुकान के आगे से मत निकलो, क्योंकि कम्युनिटी की लैंड है। जैसे नेशनल हाईवे हो गए, और जैसे आप टेम्पल्स हो गए, तो ये सब क्या है, टेम्पल्स, मोसैक एंड प्ले ग्राउंड्स। तो ये क्या होता है, कम्युनिटी की लैंड होते हैं, इसका कम्युनिटी यूज़ करती है। और डिमांड फॉर द लैंड बाय पीपल इज ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड इज लिमिटेड। देखिए डिमांड तो लैंड की बढ़ती जाएगी, लेकिन लैंड कितनी अवेलेबल है, ओनली 30% अर्थ की। सो देखिए द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न सोच द कल्चर चेंजेस इन आवर सोसाइटी। देखिए लैंड यूज के पैटर्न में भी चेंजेस आने लगे हैं, तो हमारे कल्चर में भी चेंजेस आने लगे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities। देखिए लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड स्लाइड्स हो रही हैं, सोइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो ये क्या एनवायरमेंट पे मेजर थ्रेट्स है, मतलब बहुत खतरा है इन चीज़ों का। और देखिए फर्टाइल लैंड जो होती है वो एक्सप्लॉइटेड मोर एंड लीड्स टू द बेयरनेस इफ नॉट यूटिलाइज जुडिशियली। मतलब जो फर्टाइल लैंड है उसका बहुत ज़्यादा, उस पर बहुत ज़्यादा मतलब उसका एक्सप्लॉइटेड करा जा रहा है, उसको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है बहुत ज़्यादा, और जिससे क्या हो रहा है, उसमें से फर्टिलिटी रिड्यूस होती जा रही है। ओवर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज आल्सो मेक द सोइल वल्नरेबल टू द डिग्रेड। और ओवर एक्सप्लोरेशन हो रहा है मिनरल्स का, मिनरल ज़मीन में से निकाले जा रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उससे क्या हो रहा है, आपका लैंड डिग्रेडेड हो रही है, सोइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, मतलब क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें कंजर्व करने चाहिए अपने लैंड रिसोर्सेज को। लैंड रिसोर्स को कंजर्व करने का मतलब है आपका कि एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ग्रोथ डिमांड्स लीड टू अ लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन टू फॉरेस्ट कवर। देखिए जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतने ज़्यादा हमारे क्या डिमांड बढ़ती जा रही है रिसोर्सेज को लेके। जितनी आज जितनी ज़्यादा डिमांड होगी रिसोर्सेज की, उतना ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन होगा, लैंड रिक्रिमिनेशन होगा, लोग लैंड पे कब्जा करेंगे, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ता जा रहा है। आपको पता ही है आजकल फार्मर्स क्या केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर फील्ड। एफोरेस्टेशन हो रहा है, मतलब लोग फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग हो रही है, मतलब ज़्यादा ग्रेजिंग हो रही है। और लैंड रिक्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब हमें अपनी पेड़ लगाने चाहिए। देखिए डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो एफोरेस्टेशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए नियर बाई। और केमिकल पेस्टिसाइड तो फर्टिलाइज़र का जो यूज़ करना है फील्ड्स में वो रेगुलेट होना चाहिए कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग को ख़त्म करना चाहिए और लैंड रिकमेंडेशन करना चाहिए। लैंड में दोबारा से जहाँ जहाँ जो लैंड ख़राब हो गई है उसको दोबारा से काम करना चाहिए। अब व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन? इट इज़ रेफर टू द स्टेज। देखिए फैक्टर्स होते हैं कुछ लैंड यूज़ करने के, मैंने बताया फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर होते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड के बारे में बात करा, लैंड रिक्लेमेशन, चेकिंग ओवर ग्रेजिंग। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? तो देखिए रेफर्स टू द स्टेज ऑफ द लैंड वेयर व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जब वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं रहेगी तो उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। इसका मेन रीज़न है, द मेन रीज़न रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिजल्टिंग एवर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड। जितना ज़्यादा देखिए ओवर, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी लैंड की। उससे क्या होगा, लैंड पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा लोगों का, मतलब जितना भाई चीज़ें महंगी भी तो होती हैं। डिफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन, ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल, एक्सेसली सिंगल क्रॉपिंग, एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरिया एंड सेलिनाइजेशन आर द मेन रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। देखिए आप ये देखिए आपका आपका मैप शो कर रहा है, ये 46% आपका एरिया अंडर नो लैंड है, ये खाली एरिया है। फॉरेस्ट एरिया 18%,
23%। बैरन और कल्चरेबल वॉश देखिए, अब ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ शो कर रहा है 1960 का और 2014-15 का। ये दो ग्राफ हैं आपका, रिपोर्टिंग एरिया बता रहे हैं 100% एरिया में कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल रिसोर्सेज। लैंड के बारे में बात कर ली, कंजर्वेशन ऑफ लैंड के बारे में बात करी, अब बात करेंगे सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, सॉइल इज़ द अनकॉन्सोलिडेटेड कवरिंग ऑफ फाइन रॉक्स पार्टिकल डेट कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल ऊपर का हिस्सा होता है। सॉइल क्या है? ऊपर का हिस्सा है। इट कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड पार्टिकल ऑफ रॉक्स brought down by the agents of erosion, water winds and glaciers. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन बहुत स्लो होती है। देखिए, सॉइल की जो फॉर्मेशन होती है बहुत स्लो प्रोसेस होती है, इसे सालों साल लग जाते हैं 2 या 3 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल बनने में। सॉइल कैसे बनती है? सॉइल बनने के कई सारे रीज़न होते हैं। सॉइल फॉर्म फ्रॉम वेदर्ड मटेरियल डेट रिमेन्स एट द प्लेस ऑफ द ओरिजिन, इट्स कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल। देखिए, एक होते हैं रेसिडुअल सॉइल्स, मतलब वो एक ही जगह पर रहते हैं, वो उसी जगह पे चलती रहती है प्रोसेस, और उससे जो सॉइल बनता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। और दूसरा तरीका होता है वेदर्ड रॉक, जो होती हैं पीसेस, वो रनिंग वाटर और मूविंग आइस विंड वगैरह से आगे चलते जाते हैं और वो चलने के बाद धीरे धीरे वो कन्वर्ट होते जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जैसे कि गंगा ऊपर से आती है पहाड़ों में से, पहाड़ों में तो मिट्टी नहीं होती, लेकिन रेता कैसे जाता है भाई? रेता भी तो गंगा से निकलता है, नदियों से रेता निकलता है। अब नदियाँ तो पहाड़ से आती है, पहाड़ों पर तो रेता नहीं होता। रेता कैसे बनता है? जो ऊपर की जो आपकी चट्टानें होती हैं, पत्थर होता है, पत्थर अपने साथ लेके आती है नदी। अब वो अपने साथ जब लेके आती है तो हाई प्रेशर से पानी आ रहा होता है, प्रेशर की वजह से वो पत्थर आपके पास आगे आगे चलता जाता है, पानी से घिसता जाता है, प्रेशर से क्या होता है, वो कन्वर्ट होता जाता है रेत में। अब वो रेत, आपको रेत मिल जाता है, रेत का यूज़ कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे रेत भी कन्वर्ट होता है और मिट्टी में। अब मिट्टी में कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है जिसे बहुत समय लग जाता है। द क्वालिटी ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और देखिए, क्वालिटी भी वेरी करती है सॉइल की। जो सॉइल जो गंग आप हम हमारे उत्तर प्रदेश में गंगा बहती है, तो गंगा के किनारे की जो सॉइल होगी वो ज़्यादा फर्टाइल होगी, उसमें ज़्यादा मिनरल्स होंगे एज़ कम्पेयर टू आर सिटी, हमारी सिटी की लैंड से। हमारी सिटी की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उससे ज़्यादा फर्टाइल रामगंगा बिहार मुरादाबाद की ज़्यादा अच्छी होगी, जहाँ रिवर किनारे की पास में अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ की सॉइल भी ख़राब है, नहीं, लेकिन जो नदियों के किनारे होती है, जो रिवर्स के पास होती है, रिवर वैली के पास की जो ज़मीन होती है, वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि रिवर्स चलती रहती हैं और अपने साथ क्या लाती हैं, वो मिनरल्स भी लाती रहती हैं, बहुत न्यूट्रिएंट्स आते रहते हैं, जिससे क्या होता है, फील्ड्स को और सॉइल को फ़ायदा मिलता है। ठीक है। पेरेंट रॉक मिनरल्स क्या होता है? इट इज़ द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म। देखिए, पेरेंट मतलब यही ओरिजिनल रॉक होती है जिससे कि सॉइल फॉर्म होता है, और यही रॉक डिटरमाइन करती है कलर क्या होगा सॉइल का, टेक्सचर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, कैसा मिनरल कंटेंट है इसके अंदर, और क्या परमेबिलिटी है सॉइल की। ये सब डिपेंड करता है आपकी पेरेंट रॉक मिनरल पे। जो पेरेंट रॉक होती है, मतलब जो मेन रॉक होती है जिससे कन्वर्ट होके मिट्टी बनती है। अब मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में इंक्लूड करूँगा कि देखिए, हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं। यूपी में अलग सॉइल होती है, ऊपर पहाड़ों पे अलग तरह की सॉइल होती है, मध्य प्रदेश से नीचे जाएंगे तो वहाँ सॉइल अलग हो जाती है, कहीं पे एलोवियल सॉइल मिलेगी आपको, कहीं पे ब्लैक सॉइल मिलेगी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अब फैक्टर्स हैं ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखिए, सॉइल फॉर्मेशन के भी कुछ फैक्टर्स हैं। टोपोग्राफी और क्लाइमेट। द मेजर फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर। देखिए, मैंने पेरेंट रॉक की फिर से पहले ही बात करी लास्ट स्लाइड में, कि पेरेंट रॉक का नेचर पे डिपेंड करता है और कैसा वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा बारिश है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। द अदर फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन आर द ट्रोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकिंग फॉर कंपोजिशन ऑफ सोइल फॉर्मेशन। कितने टाइम में वो बनी है,
और क्या ऑर्गेनिक मटेरियल जो है यहाँ पानी और जो बैक्टीरिया वगैरह इनका क्या रोल है। टोपोग्राफी क्या है, पेरेंट रॉक डिटरमाइन करती है क्या कलर होगा, टेक्सचर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, मिनरल कंटेंट क्या है उसके अंदर, और परमिएबिलिटी ऑफ सोइल सब किस पे डिपेंड करता है, पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड कितनी हाइट पे है, क्या स्लोप है, क्या एक्यूमुलेशन है सोइल का, ये भी डिपेंड करता है। फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन द सोइल। अब देखिए सोइल के अंदर आपको बताएं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्लोरा और फोना होते हैं, ये भी डिपेंड करते हैं। क्लाइमेट कंडीशन डिटरमाइन, मतलब टेम्परेचर और रेनफॉल क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं रेट पे, यानी कि ह्यूमिडिटी ऑफ सोइल। मतलब देखिए हर चीज़ का डिपेंड होता है। रेनफॉल का भी इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस करती है आपके सॉइल फॉर्मेशन में। टेम्परेचर भी सॉइल फॉर्मेशन में आपका इन्फ्लुएंस करता है। टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, और जितना ज़्यादा टाइम लगता है उसे बनने में उतनी ज़्यादा थिक आपकी सॉइल बनती है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट ऑन सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल, कुछ सेंटीमीटर के लिए ही 100-200 साल लग जाते हैं सॉइल फॉर्मेशन पे। सॉइल फॉर्मेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ओनली ए सिंगल फैक्टर मेंशन्ड अबव, इन फैक्ट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द जियो क्लाइमेटिक फैक्टर्स अवेलेबल। देखिए किसी सिंगल फैक्टर की वजह से सॉइल फॉर्मेशन नहीं होता, सॉइल फॉर्मेशन के पीछे सब चीज़ों का यूज़ होता है। मैंने आपको बताया देखो मिनरल्स, पेरेंट रॉक का भी होता है, किस एल्टीट्यूड पे है, क्या स्लोप है, एक्यूमुलेशन क्या है सोइल का, फ्लोरा फोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबका, टेम्परेचर यानी कि यहाँ तक कि रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सब चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ता है किसी सॉइल की फॉर्मेशन में। और सबसे ज़रूरी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म also play a very important role in the soil nutrient cycle and mineral balance। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। तो सॉइल प्रोफाइल देखिए, आप ये सॉइल देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं स्ट्रक्चर। सॉइल की फॉर्मेशन देखिए, सॉइल प्रोफाइल मीन ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस टू द पेरेंट रॉक। देखिए पेरेंट रॉक से लेके और सरफेस तक के बीच का इस इसको डिवाइड करा गया है प्रोफाइल में। सॉइल प्रोफाइल इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेबल। देखिए डिफरेंट लेयर पे डिफरेंट होती है सॉइल प्रोफाइल, जैसे कि ओ होरिजन, ए सरफेस, बी होरिजन एंड सी होरिजन। सी होरिजन बोलते हैं रॉक फ्रेगमेंटेशन, और होता है बेड रॉक, आर और डी। चलिए बात करते हैं ओ होरिजन क्या हो। और ओ होरिजन जो होती है ये होती है ऑर्गेनिक लेयर, जिसमें ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ऊपर की लेयर होती है। उसके बाद आती है ए होरिजन। ए होरिजन यानी कि सेकंड लेयर होती है, और दिस लेयर इज एलोवियल लेयर। देखिए एलोवियल सॉइल्स का आपने नाम सुना होगा, एलोवियल सॉइल होती है, एलोवियल सॉइल की ये लेयर होती है। इट एक्सपीरियंस ए लीचिंग और कंटेन ह्यूमिडिटी, ह्यूमस होती है, ह्यूमिडिटी कंटेन करती है ए सरफेस। देन आती है बी होरिजन। इसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं जो आपकी पहली लेयर से नीचे वाष्प मतलब पानी के साथ नीचे आ जाते हैं। सी होरिजन में क्या होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स ट्रू सॉइल्स डेवलप फ्रॉम दीज रॉक्स मटेरियल। देखिए इसमें क्या होता है, सी होरिजन में स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के, और बेड रॉक क्या होता है, लाइज द सम दैट बिलो द सी होरिजन। ये सी होरिजन के नीचे की लेयर होती है, सबसे नीचे वाली लेयर। इसमें क्या होता है आपका, सॉलिड रॉक्स होती हैं, ये सॉलिड रॉक्स को कंटेन करता है। ये छोटा सा दिख रहा है आपको, लेकिन ये बहुत बड़ा है। मतलब आप ये सोचिए कई किलोमीटर नीचे गहरा कर गड्ढा करने के बाद ऊपर की लेयर जो होती है ऑर्गेनिक होती है, फिर सरफेस होती है, फिर सब सॉइल होती है, फिर सब स्पेक्ट्रम होती है। सॉइल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर कौन कौन से सॉइल हैं, एलोवियल सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड और येलो सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, एरिड और सैंडी सॉइल है। इन सॉइल्स को किस फैक्टर पे, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, टेक्सचर, कलर और स्ट्रक्चर के बेसिस पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ICAR ने 8 मेजर टाइप्स में डिवाइड करा है सॉइल्स को, जो कि हैं एलोवियल, लेटेराइट, ब्लैक, रेड येलो, माउंटेन एंड एरिड एंड सैंडी सॉइल्स।
इसके बारे में एक एक सोइल के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।